हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फेराडेज फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फेराडेज सेकंड लॉ की। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, फेराडे फर्स्ट लॉ की भी ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं थी, इजीली हम रिलेट कर सकते हैं। और जैसा हमने किया भी था, उसी तरह से फेराडेज सेकंड लॉ भी फेराडेज फर्स्ट लॉ से ही इजीली डिराइव हो सकता है। बट चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे डिराइव हो सकता है। तो फेराडेज सेकंड लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिखिए। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at anode or cathode is equal to the ratio of their equivalent masses, is equal to the ratio of their equivalent masses। यानी ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मास का रेशियो होगा जो कि एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट होगा, सिंस एनोड और कैथोड पर चार्ज जो पास होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि जितना चार्ज एनोड के थ्रू पास होगा उतना ही कैथोड के थ्रू पास होगा। तो फेराडे सेकंड लॉ ये कह रहा है कि जो मास का रेशियो होगा वही इक्विवेलेंट मास का रेशियो भी होगा। ये फेराडे सेकंड लॉ है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। तो आप कह सकते हो सर ये तो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। यस, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, बस डिफरेंस है कि फेराडे फर्स्ट लॉ जो था उसने कहा था Z W इक्वल्स टू Z इनटू Q, और अब हमने यहां पर Z की वैल्यू डिराइव कर ली थी, Z इक्वल्स टू E अपॉन 96,500 Q। तो अगर सेम चार्ज है, फॉर सेम चार्ज, अगर चार्ज जो है वो अगर सेम है तो मास का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। जो मास का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। राइट? तो अगेन कुछ नया नहीं है, बस स्टेटमेंट याद रखिए। अगर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि एनोड और कैथोड, अगर बहुत सारे सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं, बहुत सारे सेल्स अगर सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि सीरीज में अगर सेल्स लगे हुए हैं तो उनके थ्रू सेम चार्ज पास होगा, तो उनका जो मास का रेशियो होगा, जितने भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं नोड पर, कैथोड पर, उन सब के मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। दैट इज फेराडेज सेकंड लॉ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन तो हम इससे पहले भी कर सकते थे, हाँ, बट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B and C, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B and C containing AgNO3, copper sulfate and gold chlorides respectively, was electrolyzed by 1 Faraday charge, Find the mass of metal deposited at cathode, find the ratio of
the ratio of mass of substance deposited at cathode if A part, these cells are connected in series, if these cells are connected in series, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तीनों को. बी पार्ट, in parallel, B part connected in parallel. इनके एटॉमिक मासेस में देता हूं. अब हमें केवल मेटल से मतलब है क्योंकि डिपॉजिट तो यही हो रहा है. सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, कॉपर का 64 ले लीजिए अभी, गोल्ड का 197. फर्स्ट पार्ट का आंसर यस. केवल रेशियो निकालना है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है, केवल रेशियो लिख दीजिए जो भी आ रहा है डायरेक्ट. तो रेशियो किसके बराबर होगा? उनके इक्विवेलेंट मासेस के बराबर, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है फर्स्ट पार्ट में, तो सबका चार्ज तो सेम होगा. तो इसका इक्विवेलेंट मास 108 n फैक्टर 1 एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर, इसका 64 डिवाइडेड बाय 2 और इसका 197 डिवाइडेड बाय 3. ये इनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो है और यही मास का रेशियो भी होगा जो डिपॉजिट होगा. ये था फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये. सेकंड पार्ट का आंसर क्या हुआ? नहीं हो रहा है सही में. अच्छा, कुछ और डेटा चाहिए. यस, नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हमें अब ये नहीं पता कि किसके थ्रू कितना चार्ज पास हो रहा है. चार्ज कितना पास होगा ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू चार्ज कम होगा, उसके थ्रू चार्ज कम होगा. चार्ज जो पास होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो हमें पता होना चाहिए कि किसका कितना चार्ज है, ये पता होना चाहिए. या डायरेक्टली ये पता चल जाए कि किसके थ्रू कितनी करंट पास हो रही है, किस रेशियो में करंट पास हो रही है. जिस रेशियो में करंट पास हो रही है उसी रेशियो में चार्ज भी पास हो रहा है. यही होगा. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को और कंप्लीट करते हैं. connected in parallel and ratio of charge passed is 1:2:3. 1:2:3. तो कह सकते हो अब तो चार्ज सेम नहीं है, और अगर चार्ज सेम नहीं है तो मास का रेशियो क्या केवल इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करेगा? नहीं. फॉर्मूला वापस से देख सकते हो, तो E इंटू क्यू पर डिपेंड करेगा. तो इक्विवेलेंट मास को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से. तो इसको 1 से, इसको 2 से और इसको 3 से. यानी आंसर इज 108/1 इंटू 1, 64/2 इंटू 2, 197/3 इंटू 3. कैंसिल आउट हो जाएंगे. चलिए जल्दी से एक पार्ट और कर लेते हैं. थर्ड, इन पैरेलली है एंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज 3:2:1. अब की बार चार्ज नहीं,
रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा विच इज 3:2:1। यस, बताइए जल्दी से आंसर बताइए, क्या सोच रहे हो? क्या चेंज होगा आंसर? क्या आंसर चेंज होगा क्या? वही आएगा जो सेकंड पार्ट का आंसर था। बिकॉज रेशियो जो चार्ज होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो चार्ज होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही आंसर। सोच लो वापस अच्छी तरह से, वही आएगा। अब कुछ को समझ में आ रही बात में? नहीं आएगा। सही सोच रहे हो। क्यों सही सोच रहे हो? बिकॉज यस 3:2:1 ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, बट चार्ज का रेशियो 1:2:3 नहीं होगा। चार्ज रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो चार्ज का रेशियो होगा वो इसका इनवर्स होगा, रिवर्स नहीं होगा। इनवर्स करना है, आप लोग रिवर्स कर रहे हो। इनवर्स मतलब 1/3, 1/2, 1/1। और ये जो रेशियो आएगा अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें 2:3:6 ये 2:3:6 आएगा। तो आंसर इज 108/1 into 2, 64/2 into गलत, हाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ पर 197/2/3 into 6। समझ में आई बात? ठीक है, तो बी केयरफुल। अच्छा एक्चुअली क्या होता है, 3 नंबर का रेशियो ना, अगर 2 ही नंबर का रेशियो होता है तो आप इन्वर्स करो या रिवर्स करो एक ही बात होती है। इन्वर्स करो या रिवर्स करो, बट 3 नंबर का जब रेशियो आता है तो इन्वर्स और रिवर्स में डिफरेंस है। सो बी केयरफुल। खैर वो मैंने इसी तरह से क्वेश्चन करवाया था कि ये मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ गए। पहले ये पार्ट दिया फिर ये पार्ट दिया। सो बी केयरफुल, जल्दबाजी में इस तरह की मिस्टेक हो सकती है, तो अच्छी तरह से याद रखना। अगर 3 नंबर का रेशियो तो इनवर्स अलग होगा और रिवर्स अलग होगा। ठीक है, तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी वो हमने डिस्कस किया। एनोड पर कितना डिपॉजिट होगा, कैथोड पर कितना डिपॉजिट होगा वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लेकिन ये जो सारा डिस्कशन था वो तब था जब सेल में एक ही केटायन और एक ही एनायन। क्या होगा अगर सेल में एक से ज्यादा केटायन या एक से ज्यादा एनायन है, तो फिर क्या होगा वो अब हमें देखना है। तो केस 2 पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग more than 1 cation and anion. More than 1 cation and anion, एक से ज्यादा केटायन एनायन है तो क्या होगा? चलिए इस बार अब हम सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। पिछली बार मोल्टन लिया था, इस बार NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में Na+ आयन भी होंगे, Cl आयन भी होंगे, H+ आयन भी होंगे और OH आयन भी होंगे। और आपने अब इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, आपने इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया और करंट फ्लो करवा रहे हैं। क्या होगा? Na+ आयन और H+ आयन कैथोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, Cl आयन और OH आयन जो है वो एनोड की ओर जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये चारों आयंस एक साथ डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे, यानी Na+ और H+ कैथोड पर, Cl- और OH- एनोड पर? क्या कहते हो? नहीं, तो कौन पहले होगा?
तो कौन पहले होगा, Na प्लस और H प्लस अगर दोनों एक साथ नहीं होंगे तो इनमें से कोई एक पहले होगा, और अगर कोई एक पहले होगा तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन पहले डिपॉजिट होगा? यस, पढ़ चुके हो आप इनऑर्गेनिक में, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो आयन पहले डिपॉजिट होता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद रखना मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड से कंपेयर तब करोगे जब इन सबकी कंसंट्रेशन 1m है। अदरवाइज जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उससे डिसाइड करोगे। हाँ, बट क्वेश्चन एक और आता है सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? तो बड़ा सिंपल सा है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कंपेयर करोगे, जहां रिडक्शन हो रहा है वहां रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर करोगे। Na प्लस और H प्लस का रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करोगे, Cl माइनस और OH इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर उनसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कंपेयर करेंगे। तो लिखिए पहले एक लाइन, सब्सटेंस विद हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब्सटेंस विद हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will be deposited first. Higher electrode potential will be deposited first. अच्छा, ये बताओ क्यों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्यों डिसाइड किया हमने कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिपॉजिट होगा? ऐसा क्यों किया? यस, क्योंकि उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डेल्टा जी से रिलेट कर सकते हैं। सही बात। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, लिखना मत अभी लिखना मत, इसी पर पहले एक क्वेश्चन करते हैं। A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू ए का रिडक्शन हो रहा है, ये डिपॉजिट हो रहा है, और एक और रिएक्शन ले लेते हैं यहां पर, B प्लस टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू B। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.75 वोल्ट। A प्लस B प्लस 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखें, बताइए कौन पहले डिपॉजिट होगा, A प्लस या B प्लस 2? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, A प्लस का, B से तो A प्लस का ज्यादा, तो A प्लस डिपॉजिट होना चाहिए। नहीं, क्यों? अगर हम डेल्टा जी निकालते हैं तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस NFE। ऑब्वियसली F तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन इस रिएक्शन का N1 है, इस रिएक्शन का N2 है, तो जब यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव आएगा, इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव आएगा। तो फिर कौन पहले डिपॉजिट होगा, A प्लस या B प्लस 2? बोलिए बोलिए जल्दी से। कौन पहले डिपॉजिट होगा? B। तो फिर ये स्टेटमेंट, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिपॉजिट होगा, तो क्या इसका मतलब ये स्टेटमेंट तब वैलिड है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसा कुछ? कंफ्यूज्ड? कैसे करें डिसाइड, बोलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से या डेल्टा जी से, किससे डिसाइड किया जाए? तो अब मैं बताता हूं, A प्लस पहले डिपॉजिट होगा, A प्लस पहले डिपॉजिट होगा। क्यों? चलिए समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिएक्शन का 1 है, इसका 0.75। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है रिएक्शन की बैलेंसिंग पे डिपेंड नहीं करता है,
बट डेल्टा जी जो है रिएक्शन की बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है, रिएक्शन की बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है। राइट नाउ अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो तब भी वही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। यानी डेल्टा जी तो फिक्स नहीं। फिर कैसे पता करें डेल्टा जी से? तो थोड़ा सोचिए, डेल्टा जी से हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम डेल्टा जी से कर रहे हैं तो सोचिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सोच लेता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 ऑप्शन है कि या तो ये एक B+2 को रिड्यूस करे या 2A+ आयन को रिड्यूस करे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सोचना होगा आपको। ये 2 इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करना है कि किसको रिड्यूस करना है, 2A+ को या एक B+2 को। जिसमें डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा ये उसको रिड्यूस करेंगे, ये उसको रिड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां तो हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंपेयर कर रहे हैं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका सेंस ही नहीं बनता। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंपेयर करो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंपेयर करिए, अनइक्वल नंबर नहीं होना चाहिए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब आए तो अभी ये डिसाइड करेंगे कि इनके पास 2 ऑप्शंस थे, B2+ और 2A+। अकॉर्डिंगली जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा वो उसको रिड्यूस करेंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम होनी चाहिए, n सेम होना चाहिए, f सेम होना चाहिए। तो सीधा सीधा कह सकते हो जिसका E ज्यादा होगा उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा। या फिर आप इसको ऐसे कहते हो, डेल्टा जी को n से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा जी इसे ऐसे बोला जाता है पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू जिसकी ज्यादा नेगेटिव होगी वो रिएक्शन पहले होगी, वो रिएक्शन पहले होगी। जिसका डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव है वो रिएक्शन पहले होगी। तो यहां पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। ऑब्वियसली ये थोड़ा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आसान क्या है, डायरेक्ट इससे कंपेयर करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब आंसर अलग अलग नहीं आएगा, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से करें या डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो अब यहां पर एक लाइन लिख सकते हो आप, substance with more negative value of delta G will be deposited first. Will be deposited first. इवन मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है। आप इनऑर्गेनिक में इलिंगम डायग्राम पढ़ चुके होंगे, मेटलर्जी में आते हैं, इलिंगम डायग्राम आप कर चुके होंगे। इलिंगम डायग्राम में आपने नोटिस किया होगा, जिन्होंने नहीं किया हो सकता आगे करें आप। इलिंगम डायग्राम में आप कर्व प्लॉट करते हो डेल्टा जी वर्सेस टी का, डेल्टा जी वर्सेस टी का, और हम ये कहते हैं कि जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन पहले होगी, जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन पहले होगी। अगर आप उन सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो तो वो सब ऑक्सीडेशन की होती है, सारी रिएक्शंस जो होती है वो ऑक्सीडेशन की होती है। तो वहां पर आपने कभी रिएक्शंस को बैलेंस किए हुए देखा कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया गया होगा? मैं आपको बताता हूं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और रिएक्शन लिख देते हैं, एल्यूमिनियम प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू Al2O3। ये अनबैलेंस्ड ऐसे नहीं लिखी होती, वहां पर बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी होती है, बट यहाँ पर जो बैलेंसिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है।
कि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ सेम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, इसका 1, यहाँ कोफिशिएंट 1 रखना, तो 2 ही ऑक्सीजन है हमारे पास, और ऑक्सीजन अगर 2 ही है तो यहाँ पर क्या आएगा 2/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3। यानी यहाँ पर आप कंपेयर किससे करोगे, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यानी फिर से ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का 1 मोल है हमारे पास, यूं सोचिए, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो तो या तो इसको ऑक्सीडाइज करे या इसको ऑक्सीडाइज करे। ऑब्वियसली वो 1 मोल ऑक्सीजन किसको ऑक्सीडाइज करेगी, जिससे उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पर जो डेल्टा जी कंपेयर किया जाता है दैट इज डेल्टा जी पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इन रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करके मत दो, किसी और तरीके से बैलेंस करके दे दो, उसके साथ उसका डेल्टा जी का डेटा दे दो, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी रिएक्शन पहले होगी। तो उस डेटा से नहीं कंपेयर करोगे, डेल्टा जी जब निकालोगे तो हर जगह पर यहाँ डेल्टा जी पर मोल ऑफ ऑक्सीजन का निकालोगे, और डेल्टा जी पर मोल ऑफ ऑक्सीजन जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन पहले होगी। अच्छा, आप में से यहाँ पर कोई सोच रहा हो कि सर मान लो दोनों में से कोई सब्सटेंस कॉमन ही ना हो, तो किसी के दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा कि चलो सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉमन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कॉमन, और कहीं कुछ कॉमन नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे कंपेयर करेंगे। तो फिर कंपेयर करेंगे क्यों, वो दोनों रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, वो दोनों रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, अपनी इच्छा से होगी, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक रिएक्शन है A+B से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, एक रिएक्शन है C+D, अगर A और B है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, C और D है तो ये बनेगा। A और B के होने या नहीं होने से C और D पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, उससे C और D पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट तो तब पड़ता है, या कंपेयर हम तब करते हैं जब उनमें से कोई कॉमन हो तब कंपेयर करोगे। तो डेफिनेटली कंपैरिजन होगा ही तभी जब कोई ना कोई कॉमन होगा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यस, तो फाइनली वापस इस पार्ट पर आते हैं। कंफ्यूजन क्लियर, डेल्टा जी से भी सोच सकते हो, बट हाँ डेल्टा जी हर जगह जब भी लगेगा, क्योंकि डेल्टा जी बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है। तो जो कॉमन सब्सटेंस है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन, तो कॉमन सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने चाहिए, जैसे डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेल्टा जी पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। खैर, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब हम इसे आसान बना देते हैं, डेल्टा जी पर नहीं जाते हैं, सीधा सीधा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्शन पहले होगी। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, सो बी केयरफुल, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, अच्छी तरह से ध्यान रखना। और होता क्या, मैं आपको बताऊं, बहुत बार क्या होता है, जो बातें हमें पूरी सही नहीं पता होती ना, हमें लगता है वही सही है। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए तो पता है, बट डेल्टा जी से थोड़ा डर लगता है। तो जब डेल्टा जी दिख जाता है तो लगता है यही वाला स्टेटमेंट सही होगा, चाहे वो डेल्टा जी लिखा हो या डेल्टा जी कुछ और लिखा हो, बट बी केयरफुल, डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, चलिए ये तो पार्ट हो गया, कौन पहले डिपॉजिट होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं स्टैंडर्ड नहीं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कंपेयर करोगे, अदरवाइज जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, उस कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, फिर कंपेयर करना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते। कैसे कह दिया मैंने, कैसे कह दिया मैंने, सोच लो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज करना है तो जिंक किसकी टर्म में आएगा, लॉग के अंदर। अगर आपने जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो वो 10 टाइम्स बढ़ा है तो log 10 यानी 1, और वो लेकिन वो 1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0.03 से होता है जिंक के केस में। यानी जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, 0.03 का। और अगर आप चाहते हो कि ये 0.06 से चेंज हो तो कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, 100 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके 0.06 का चेंज होगा। 1000 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बदलनी होगी जब जाके 0.09 का चेंज होगा। तो सोचो अगर मैं आपसे कह दूं कि 0.2, 0.4, 0.5 इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज करना, तो पता नहीं कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन बहुत चेंज नहीं होता। तो अगर किसी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अच्छा खासा डिफरेंस है, तब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर भी वो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा।
इसीलिए बहुत जगह पर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कर लेते हैं, ये मानते हुए कि कंसंट्रेशन के कारण इनमें कोई ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो हमेशा हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। आए हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं बताऊंगा शीट के अंदर क्वेश्चंस है, जेई में आए हुए हैं क्वेश्चंस है, जहां पर जेई में इसी तरह से क्वेश्चन पुट अप किए गए। बी केयरफुल, देखते हैं, इनको मैंने दे दिया, अब ध्यान रखना जेई में कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। वो जो क्वेश्चन कौन सा वो नहीं बताया, बट दिमाग में रहना चाहिए कि सर ने ऐसा कुछ कहा था। चलिए इसी में अब एक और क्वेश्चन पुट करते हैं। एक और क्वेश्चन है, A प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू A, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है E लिख देता हूं, चलिए -0.3 वोल्ट, ठीक है। E नॉट अगर मैं दे देता हूं तो E नॉट मतलब जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ 1 m के आसपास, और अब हमें इसको कंपेयर करना है H प्लस से, और इसका ई नोट हम सबको पता ही। इमेजिन करिए पानी में आपने A प्लस आयन डाल दिए, और आपको पूछा जाता है कि कौन पहले रिड्यूस होगा, A प्लस या H प्लस, कौन पहले रिड्यूस होगा। डेल्टा जी से नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डायरेक्टली सोच सकते हो। तो इसका ई नॉट 0, इसका ई नॉट -0.3, कौन पहले होगा, H प्लस। लेकिन आंसर A प्लस, H प्लस नहीं A प्लस होगा। क्यों? चलिए फिर से सोचते हैं क्यों ऐसा। तो ये बताइए, आपने पानी में A प्लस डाला तो पानी में ये H प्लस कहां से आ रहा? यस कह सकते हो सर, पानी के आयोनाइजेशन से आ रहा। पानी आयोनाइज होता है H प्लस और OH में, उससे आ रहा है। बड़ा कॉमन है सर, ये तो आपको भी पता होगा। अच्छा ये बताओ, ये तो मुझे भी पता, सही बात है, लेकिन पानी आयोनाइज कितना होता है? पानी कितना आयोनाइज होता है सोचो। पानी में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है प्योर वाटर में? 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। सपोज करिए आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो H प्लस आयन के मोल्स कितने होंगे? 10⁻⁻7। और अगर आपको 1 मोल H प्लस आयन चाहिए तो पानी पता है कितना यूज करना पड़ेगा? 10⁻7 लीटर। ऐसे बोलने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, 10⁻7 8 कुछ भी लगा दो, पर 10⁻7 लीटर का मतलब पता है कितना होता है? 10 मिलियन लीटर्स। 10 मिलियन लीटर्स। एक पानी का टैंकर जो आता है ना, जो जनरली सप्लाई करता है, आपने उसको भी देखा होगा, तो उसमें भी पानी जो है ना 15-20 हजार लीटर के आसपास आता है, और मैं बात कर रहा हूँ 10 मिलियन लीटर्स की। इमेजिन कर लो आप, मुश्किल है बस कर सकते हो। तो अगर आपके पास 1-2 लीटर पानी, तो उसमें तो H प्लस आयन जो है वो बहुत ही कम है। अब मान लीजिए आपने कह दिया कि नहीं सर, हमने तो 1 इक्विवेलेंट करंट पास कर दी, 1 इक्विवेलेंट करंट यानी 1 फैराडे चार्ज आपने पास कर दिया, और 1 इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगे तो 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट भी होगा। और H प्लस की बात करूं तो इसका एन फैक्टर तो 1 है, तो H प्लस के 1 मोल डिपॉजिट होंगे। अगर आपने 1 फैराडे चार्ज पास किया है, सपोज H प्लस आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो 1 मोल H प्लस आयन डिपॉजिट होंगे। क्या इतने H प्लस आयन थे उस 1 लीटर के पानी में? थे क्या? नहीं थे। H प्लस नहीं थे, H2O बहुत सारे थे। H2O के मोल्स तो 1 लीटर में बहुत सारे हैं, H2O के मोल्स बहुत सारे हैं, H प्लस नहीं है। H प्लस की मैं बात कर रहा हूं। तो कोई ये सोच रहा है आप में से कि हाँ सर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, H2O से H प्लस आ जाएंगे। यस, यही आंसर है जो आप सोचो। H2O से H प्लस आ तो जाएंगे, बट H2O से H प्लस को तोड़ना होगा, यानी रिएक्शन केवल ये रिडक्शन की नहीं होगी। यहाँ पर रिएक्शन पता क्या होगी कि H2O से पहले आपको इसको आयोनाइज करना होगा, H प्लस आयन को तोड़ना होगा।
क्यों? क्योंकि पानी में जो ऑलरेडी H प्लस आयंस है वो तो बहुत कम है, वो बहुत कम है 10⁻⁻7। आपको तो 1 मोल H प्लस आयन चाहिए, वो 10⁻⁷ से क्या होगा, भूल जाओ उसको, तो ये भूल जाओ उसको, क्योंकि वो बहुत कम है। तो आपको 1 मोल H प्लस आयन चाहिए, तो आपको 1 मोल वाटर को आयनाइज करना होगा। ये आयनाइज होंगे, आयनाइज होने के बाद इनका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन तो ओवरऑल रिएक्शन जो यहां पर होगी, जो ओवरऑल रिएक्शन यहां होगी वो केवल H प्लस का रिडक्शन नहीं होगा, ओवरऑल रिडक्शन यहां पर ये होगी। और अगर रिएक्शन ये हो रही है तो ई नोट भी ऑब्वियसली इसी का यूज होगा। और क्या लगता है, इसका ई नोट और इसका ई नोट सेम होगा? इसका ई नोट हमें पता है कितना होता है, 0। क्या सेम? नहीं, इसका ई नोट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये kW का स्क्वायर है, तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए मैंने 10⁻28। इसका ई नोट हम निकाल सकते हैं, और निकाला हुआ भी है, निकाला हुआ भी है, याद करो मैंने आपको बताया था। तो ई नोट, और इसे पता है बोला भी जाता है, इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, जो डिराइव हमने की थी वो तो अप्रोक्सीमेट थी। चलिए इसको बहुत ज्यादा एग्जैक्ट 8.83 वोल्ट माइनस साइन के साथ। -0.83 वोल्ट। -0.83 वोल्ट इसका ई नोट का डेटा आया है, लेकिन इससे भी कंपेयर नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कंपेयर कर सकते। सॉरी, मैंने यहां फिर गलत लिख दिया। इसे बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। क्यों नहीं कर सकते इसे भी? बिकॉज ये ई नोट है, ये ई नोट है नहीं, ये डेटा तब यूज होगा, तब का है जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, और आपने जो सॉल्यूशन लिया वो तो प्योर वाटर का, वहां पर H प्लस या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं है, कितनी है, 10⁻⁻7। तो अब आपको इस ई नोट को 10⁻⁻7 m कॉन्सेंट्रेशन पे कन्वर्ट करना होगा। कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको? नस्ट इक्वेशन। तो EH2O H2 -0.83 नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, 0.06 रफली यूज कर रहे हैं यहां पर, 2 लॉ, ये एपीएम नहीं होगा, ये 1 m है, ये 1 बार कह सकते हो, 10, ये 1 बार, और ये 10⁻⁻7 का स्क्वायर, 10⁻⁻7 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁻7 -7 आगे आएगा तो प्लस 0.06 इंटू 7 0.42 प्लस में ये -0.83, तो कितना हो जाएगा, -0.41। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस चीज को, EH2O H2 at pH 7 equals to -0.4. Yes, this is the reduction potential of water at pH 7, at pH 7। और ये डेटा याद भी रखना आपको, ये डेटा आपको याद रखना है। ये वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है किस pH पर? pH 7 पर है। और अब जो कंपैरिजन होगा A प्लस का वो इससे होगा, वो A प्लस का कंपैरिजन इससे होगा। कौन पहले रिड्यूस होगा? A प्लस। वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, A प्लस पहले रिड्यूस होगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन अब से होगा। यस, जब भी आप वाटर से H प्लस आयन ले रहे हो, वाटर से अगर H प्लस आयन ले रहे हो और उनका रिडक्शन हो रहा है, तो इसे H प्लस का रिडक्शन मत बोलो, इसे H प्लस का रिडक्शन मत बोलो, इसे वाटर का रिडक्शन बोलो। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था मेटल स्पेरिंगली वाले केस में भी यही किया था, वहां केवल सिल्वर का रिडक्शन या सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था,
वहां सिल्वर या का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, ओवरऑल रिएक्शन कुछ और हो रही थी, उसी का हमने ई नॉट यूज किया था, यहां पर भी एग्जैक्टली वही करना होगा। यस, ये मेजर कंफ्यूजन है। इवन बहुत बार क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हम यही बोलते हैं कि पानी एक्वस सॉल्यूशन है, कौन से आयंस पहले डिपॉजिट होंगे, जो H+ के ऊपर होंगे वो H+ से पहले रिड्यूस हो जाएंगे, जो H+ के नीचे हैं वो H+ के बाद रिड्यूस होंगे। तो मैं आपको बता दूं H+ मत बोलो, H2O बोलो। H2O से कंपेयर करो, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर है। और मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इसका माइनस कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इसका माइनस कर दो, नहीं जी नहीं, ये वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की रिएक्शन है। अगर आप वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिएक्शन चाहते हो तो वो अलग होगी, वो ये नहीं होगी। हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, फिर से H2O आयनाइज हो रहा है H+ और OH माइनस। ये OH आयन जो है वो कहां जाएंगे, एनोड पर, ये एनोड पर जाएंगे, वहां पर इनका होगा ऑक्सीडेशन, ये बैलेंसिंग कुछ इस तरह से आएगी, OH आयन O2 में कन्वर्ट होंगे, ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन यहां पर 2H2O, 2H2O कैंसिल आउट हो जाएंगे, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिएक्शन। E नॉट अगर आप लिखा जाए तो H2O O2 ये -1.23 वोल्ट होता है, और इसको अगर हम pH 7 पर कंपेयर करें, कन्वर्ट करें तो एट pH 7 ये वैल्यू जो है -0.81, ये नियर बाई वैल्यूज है, ध्यान रखना -0.81। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। अगर कंपैरिजन वाटर से कर रहे हो तो वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल से कम करना होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन को कंपेयर करना है तो वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कंपेयर करना होगा। और ये डेटा भी मैंने pH 7 के निकाले हैं। अगर आपको लग रहा है सर pH कुछ और होगी तो उस पे कन्वर्ट करो, pH 2 है तो 2 पे कन्वर्ट करो, 3 है तो 3 पर करो, 4 है तो 4 पे करो, 5 है तो 5 पे करो, उस पर्टिकुलर pH का डेटा यूज करना होगा। हम H+ और OH आयन से कंपेयर करते हैं, हम H+ और OH आयन से करते हैं, वो नहीं कर सकते। हाँ, एक ही केस में कर सकते हो, अगर आपने पानी में HCl डाल दिया, अगर आपने पानी में 1-2 मोल HCl डाल दिए तो अब पानी में H+ आयन से हैं, अब हमें H+ आयन वाटर से नहीं चाहिए, अब हमें H+ आयन वाटर से नहीं चाहिए, तो आप फिर डायरेक्ट H+ के रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हो। पानी में अगर आपने NaOH डाल दिया तो OH आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर ये H+ आयन वाटर से आ रहे हैं तो इसे बोलिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन आपको लिखनी होगी। यस, मैं बता दूं जनरली नहीं पता होता है, यहाँ मेजर कंफ्यूजन होता है। हाँ, बट अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तब भी ये समझ में आ जाएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं पढ़नी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली वाटर का केस मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि हम कंपैरिजन ही वाटर से करते हैं। अभी हम जब बात करेंगे तो मोस्टली जो हमारा कंपैरिजन होगा वो वाटर से होगा, H+ या OH आयन से नहीं होगा। हमारा कंपैरिजन वाटर से होगा, वाटर का रिडक्शन पहले होगा या वाटर का ऑक्सीडेशन पहले होगा, ये हम कंपेयर करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन, इन दोनों के ये डेटा, खासकर pH 7 का आपको याद होना चाहिए। इसे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार लिखना होगा क्योंकि बहुत बार चैप्टर में आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो O2 बनता है, रिडक्शन पोटेंशियल तो H2। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि अगर कौन पहले डिपॉजिट होगा कौन बाद में डिपॉजिट होगा, डेटा गिवन होंगे। अगर वाटर वाला केस है तो वाटर के डेटा तो हमें याद है, तो उससे हम बता सकते हैं कि कौन पहले रिड्यूस होगा कौन बाद में रिड्यूस होगा। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा गिवन होने चाहिए। ये थोड़ी हम सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा याद करेंगे, नहीं, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं करनी है, बस ये वाटर के डेटा याद रखने हैं। लेकिन ऐसा हुआ है, जेई में भी ऐसा हुआ है, और ऐसा बहुत बार होता है कि क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा नहीं गिवन होते।
और फिर भी हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन पहले डिपॉजिट होगा, कौन बाद में डिपॉजिट होगा। तो अब क्या करें, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा नहीं गिवन है तो क्या किया जाए? तो मैं आपको बता दूं, अगर डेटा नहीं गिवन है तो हर केस में तो हम नहीं बता सकते, इतने सारे एलिमेंट्स है, सबका डेटा हम याद नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा नहीं गिवन होते, ये बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पूछ लिया जाए कि बताओ आयरन पहले डिपॉजिट होगा या कोबाल्ट पहले डिपॉजिट होगा या मैग्नीशियम पहले डिपॉजिट होगा या क्रोमियम पहले डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर डेटा नहीं गिवन है तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर नॉट गिवन, if electrode potential are not given, then in case of cation, cations की अगर हम बात करें तो लिखें यहां पर आयंस ऑफ, लिखें यहां पर इन केस ऑफ cations, आयंस ऑफ कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। Ions of copper, mercury, silver, platinum and gold are deposited first, then H plus ion from H2. H plus ion from H2। और मैं बता दूं, इसको याद करना बहुत आसान है। वैसे तो ये सारे इनर्ट नेचर के एलिमेंट्स हैं, इनको वैसे ही आयंस में रहना पसंद नहीं है, सब इनर्ट नेचर के हैं। तो अगर इनके आयंस हैं तो वो रिड्यूस होना चाहेंगे, H प्लस से पहले रिड्यूस होना चाहेंगे। H प्लस से ज्यादा इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है क्योंकि इनको आयंस में नहीं रहना होता है, इनर्ट नेचर के मटेरियल है। और याद करना तो और भी आसान है, CHAPA, क्या हो गया इसको, क्या बोल सकते हो, CHAPA, यस, छापा। ये पहले रिड्यूस होंगे, अगर इनके आयंस है तो ये पहले रिड्यूस होंगे, और इसके अलावा कोई और है तो वो H प्लस के बाद में रिड्यूस होंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही आयंस होंगे, वेरिएशन हो सकते हैं, बट जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम इसी थॉट से करते हैं, अदरवाइज तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, Na प्लस आयंस जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, सॉल्यूशंस में रहना चाहते हैं। Na प्लस और H प्लस में से कौन पहले रिड्यूस होता है? H प्लस। लेकिन इन केस ऑफ मर्करी कैथोड, इन केस ऑफ मर्करी कैथोड डायरेक्टली, यानी कैथोड अगर मर्करी का बना हुआ है तो Na प्लस जो है वो H प्लस से पहले डिपॉजिट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर अब Na प्लस आयन जब डिपॉजिट होता है तो डिपॉजिट होने के बाद वो मर्करी से रिएक्ट भी कर लेता है, और जब वो मर्करी से रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन का डेल्टा जी भी पिक्चर में आ जाता है, तो ओवरऑल डेल्टा जी बदल जाता है। जबकि ये सारे डेटा हम तब ले रहे हैं जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही उसकी, तब के कंपैरिजन। तो ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इन केस ऑफ आयंस, यहाँ पर फर्दर एक और चीज लिखिए, फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है? H प्लस से। इवन मैंने ये नहीं कहा कि ये पहले होगा या ये पहले होगा, सिल्वर पहले होगा या मर्करी पहले होगा या गोल्ड पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इनके आयंस H प्लस से पहले होंगे, यानी कंपैरिजन केवल किससे हो रहा है? इन आयंस का H प्लस आयन से, इन आयंस का H प्लस आयन से, कि कौन H प्लस से पहले होगा, कौन H प्लस के बाद में होगा। यानी ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं H प्लस से। और इन केस ऑफ एनायंस, इन केस ऑफ एनायंस सबसे कम टेंडेंसी होती है सल्फेट आयन की ऑक्सीडाइज होने की, NO3,
then OH ion, chloride, bromide ion from again aqueous solution। यानी ये OH ion जो है वो किससे आ रहे हैं, वाटर से। तो एक तरह से यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रहा है, वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। लिखा हुआ OH है क्योंकि OH ion लिखने से समझ में आ जाता है कि ये एनोड पर जा रहा होगा, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। OH ion नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, OH ion एनोड पे जा रहे होंगे, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो अब आप कह सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, 2H2 लिखा हुआ या H2O लिखा हुआ तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है इसका। ये नहीं समझ में आता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज H2O का तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। डायरेक्ट H2O नहीं जाता, H2O पहले आयंस में टूटता है और आयंस के बाद ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर जो है वो याद रखना है। लेकिन ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा है ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी ये Cl आयन और OH आयन का ऑर्डर, तो इन केस ऑफ डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन, OH आयन पहले डिपॉजिट होंगे, Cl आयन बाद। यानी अगर सॉल्यूशन में Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हुए हैं तो Cl आयन से पहले OH आयन डिपॉजिट होंगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कम मतलब कितनी, नहीं, हमें डेटा से मतलब ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ है Cl आयन का सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो Cl आयन पहले डिपॉजिट होंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ डाइल्यूट Cl आयन का सॉल्यूशन है, ये वर्ड डाइल्यूट होना चाहिए, तो Cl आयन से पहले OH आयन, Cl आयन से पहले OH आयन। सिमिलरली इन केस ऑफ concentrated सल्फेट आयन सॉल्यूशन, अगर सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो OH आयन से पहले कौन डिपॉजिट होंगे, सल्फेट। अगेन किस कॉन्सेंट्रेशन पर होगा नहीं पता। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेट आयन सॉल्यूशन, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेट आयन सॉल्यूशन OH आयन से पहले सल्फेट आयन डिपॉजिट होंगे। ये याद रखिए, बस ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ही आपको याद रखना है। चेंजेस और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वेरियस चेंजेस और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये जो मैंने आपको लिखवाया है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये तब है जब हमें डेटा नहीं गिवन हो। ये सारी बातें हम कब कर रहे हैं, जब हमें डेटा नहीं गिवन है। अगर डेटा नहीं गिवन है तो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, इससे डिसाइड करेंगे कौन पहले डिपॉजिट हो रहा है कौन बाद में। और जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कौन पहले हो रहा है कौन बाद में, अब तो क्वेश्चन वापस वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बन रहे थे कि कितना डिपॉजिट होगा, मास कितना होगा, उसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो बस यहाँ पर केस 2 में जो चेंज आया वो ये आता है कि ये डिसाइड करना होगा कि कौन पहले डिपॉजिट होता है कौन बाद में डिपॉजिट होता है। मैं आपको बता दूं ये बहुत मुश्किल है। ये जो हमने ऑर्डर लिखा है ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर है, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन आइडियल सिचुएशन पर है। क्वेश्चंस आते हैं तो इस थॉट से हम कर सकते हैं। ये एग्जामिनर की हेडेक है, ये एग्जामिनर की हेडेक है कि अगर वो क्वेश्चंस बना रहे हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन यही है कि हाँ इसी लॉजिक से हम आंसर देंगे। अदरवाइज प्रैक्टिकली बहुत सारे फैक्टर्स, अगर आपने बहुत सारे सब्सटेंस डाल दिए सॉल्यूशन के अंदर, बहुत सारे और आयंस है, तो हो सकता है कि ये ऑर्डर चेंज हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम मेजर कर रहे हैं, सॉल्यूशन में केवल जिंक होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आयंस के कारण भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़े बहुत चेंज होते हैं, वो कितना इफेक्ट करते हैं वो हम इस तरह से नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आते हैं। ये नहीं आपको वो सारे केसेस आप एग्जामिनर उन केसेस पर क्वेश्चन बनाएंगे जहां पर कंफ्यूजन है, नहीं, जिन पे हो सकता है वो सब मैंने लिखवा दिए हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बस जो लिखा हुआ है उसको याद करिए, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे लेट्स से NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या करना है, रिएक्शंस लिखिए, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड और नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन का, वो भी मैं बताऊंगा आपको। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन एनोड पर पहुंच जाते हैं एनाइंस,
एनाइंस कौन कौन से होंगे, Cl माइनस और OH आयन। तो राइट नाउ Cl आयन और OH आयन में से कौन पहले डिपॉजिट होगा, Cl आयन। नॉर्मल बात करें तो ट्वाइस Cl कन्वर्टिंग इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। कैथोड पर कौन जाएंगे, H प्लस आयन और Na प्लस आयन, लेकिन ये H प्लस आयन किससे आ रहा है, वाटर से। डिपॉजिट कौन होगा, H प्लस, यानी वाटर का रिडक्शन। तो यहाँ पर वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन लिखिए। ये प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी आदत डालनी होगी आपको। इनिशियली लिखने में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये रिडक्शन वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन है। डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तो पहले H प्लस की रिएक्शन लिखिए, फिर ये सोचे कि H प्लस किससे आ रहे हैं, वाटर से। तो वाटर को भी आयनाइज करवाइए, H2O कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस OH माइनस, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो H प्लस आयन कैंसिल आउट हो जाएंगे, OH आयन रह जाएंगे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, जब हमने स्टार्ट किया तब सॉल्यूशन ये मान लीजिए न्यूट्रल था, pH 7 थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कौन से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, OH आयन। OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और ऐसे भी सोच सकते हो, वाटर से H प्लस आयन भी आए और OH आयन भी आए, लेकिन H प्लस तो डिपॉजिट हो गए, H प्लस तो रिड्यूस हो गए, बट OH आयन वही रह गए। तो इसीलिए सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिक। अब यहाँ पर एक और तरह का क्वेश्चन बनेगा। अभी तक तो क्वेश्चन ये बनते आए थे कि इतने इक्विवेलेंट चार्ज पास किया, बताओ एनोड पर कितना प्रोड्यूस होगा, कैथोड पर कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। आसान है, जितने इक्विवेलेंट चार्ज उतने ही इक्विवेलेंट क्लोरीन भी प्रोड्यूस होगी, उतने ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगी। बट इसके साथ में आप ये भी कह सकते हो कि उतने ही इक्विवेलेंट OH आयन भी प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, जितने H2 के जितने Cl2 के उतने ही इक्विवेलेंट OH आयन के भी होंगे। तो OH आयन के इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, OH आयन के उससे मोल्स आ जाएंगे। OH आयन का फैक्टर तो 1 ही है, OH आयन का फैक्टर तो 1 ही है, तो उससे मोल्स आ गए, मोल से कॉन्सेंट्रेशन, और हम pH भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ पर pH भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ, Na2SO4, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर। अब एनोड पर कौन जाएंगे, सल्फेट आयन और OH आयन, लेकिन कौन डिपॉजिट होंगे, OH आयन। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखते हैं, O2 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कॉपर सल्फेट कर देता हूं, ठीक है। और कैथोड पर कॉपर प्लस 2 और H प्लस, आपकी बार कौन पहले जाएगा, कॉपर प्लस 2। और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस बार सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन लिखनी है CuCl2 के लिए और Na2SO4, और बताना है सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगी। इन दो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होगा ये बताना है। दोनों की एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन है वो बताना है। यस, केस 2 में केवल जो अलग हुआ है वो ये हुआ है कि रिएक्शन क्या होगी वो हमें पता होना चाहिए। जैसे ही रिएक्शन आपको पता चल गई, फिर केस 2 और केस 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस फिर से वही होंगे कि कितने इक्विवेलेंट चार्ज चाहिए या कितने इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वो हमें फाइंड होगा। मेनली यही पार्ट है, जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर आते हैं। और मेनली यहाँ पर यही हमें याद रखना होता है, कौन पहले डिपॉजिट हो रहा है, कौन बाद में डिपॉजिट हो रहा है, किस पर डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन पहले डिपॉजिट हो रहा है। तो ये रिएक्शंस आपको लिखनी है। नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से वापस स्टार्ट करूँगा, ये रिएक्शंस आप लिख सकते हो, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी और भी केस है, ऐसा नहीं 2 केसेस लिए हैं, अभी इसमें एक केस और आएगा, थर्ड केस क्या होगा वो चलिए फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। यस, फिर से कहूँगा होमवर्क रेगुलरली करते रहिए। कीज होमवर्क, जब तक आपका होमवर्क हो रहा है, अगर लेक्चर समझ में आता है तो होमवर्क जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होमवर्क अगर नहीं किया तो जो पार्ट आपने समझा है वो भी भूल जाओगे। और अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए, इसको फिर से सुनिए, 1 नहीं 2 बार सुनिए।
हो सकता है 100% तब भी समझ में नहीं आया, अगर आप होमवर्क करोगे तो करते करते आपको समझ में और आएगा। क्वेश्चंस करने पर क्लियरिटी बढ़ती है, मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस और अच्छा आता है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है और ज़्यादा अच्छी तरह से वो समझ में आता है। तो इसीलिए होमवर्क बहुत ज़रूरी है। आई थिंक रेगुलर होमवर्क करिए, होमवर्क नहीं छूटे। जो भी आपके डाउट्स है व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो फिर से पोस्ट करिए, रिपीटेडली पोस्ट करिए कि अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।